डिसॉल्व कर देते। किसी को कोई प्रॉब्लम? तपन? नो सर। ये बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, इसमें ज्यादा सोचने का नहीं है, तो कुछ सिंपल। जैसे कल भी मैंने कुछ चीजें आपकी लिखी, तो कल ही मैं आपको बता रहा था बाबू कि जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब कि जब आप ठंड में चीजों को प्रिजर्व करके रख लेते हैं, और ये बहुत पुराना तरीका है। अभी भी आप देखो ना, जैसे मैमथ जो हमको मिला है बर्फीले क्षेत्रों से, तो वो उसकी बॉडी ऐसा हमें प्रिजर्व होकर मिली है, तो क्या है वो क्रायो प्रिजर्वेशन है। तो ये टेक्निक हम लोग अब अपना रहे हैं लेबोरेटरी में, कि अगर हम ठंड में किसी चीज को रख देते हैं तो वो बहुत टाइम तक चलती है। हाँ, इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं, वो जब मैं आपको नोट्स दूंगा तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा। जैसे -193 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं, वो टेक्निकल डिटेल्स हैं। और फ्रीज करने से पहले उसका पानी निकाल दिया जाता है, डिहाइड्रेट कर दिया जाता है। डिहाइड्रेशन क्यों बताया था मैंने कल आपको? ताकि उसके अंदर आइस क्रिस्टल्स ना बने। अगर कोशिका के अंदर, हमारी कोशिका के अंदर अगर आयरन कह रहा हूँ, आइस के क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो सेल मर जाता है, सेल मर सकता है। इसीलिए पहले उसको डिहाइड्रेट करा जाता है और तब उसको आगे प्रोसेस में डाला जाता है। और क्या देखा था हमने कल? सोमाकुलन वेरिएशन देखे थे। सोमाकुलन वेरिएशन क्या कहलाते हैं? वो वेरिएशंस जो सोमेटिक सेल्स में होते हैं। जैसे एक ही मदर हल्दी का पेड़ था, उसकी आपने 10 गांठें तोड़ तोड़ के अलग लगा दी, हो सकता है किसी एक में ज्यादा अच्छी हल्दी बन जाए, बाकी तो सब माँ जैसे ही बनेंगे, लेकिन होता है किसी में अच्छा। तो इस तरह से क्या है सोमाकुलोनर वेरिएशन। और ये हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ कर रहे हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में जब आप तैयार करोगे कैलस, कैलस से आपने बनाए पौधे, अब पौधे जब बनेंगे आपके, तो हो सकता है कि कोई पौधा बेटर हो, तो उस बेटरमेंट को हम अपने एग्रीकल्चर में या किसी और पर्पस में इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बेटरमेंट। तो ये क्या कहलाता है? सोमाकुलन वेरिएशन। तो वेरिएशन मतलब जो नॉर्मल वेरिएशन दिखते हैं उनकी इंपॉर्टेंस बताता है ना। किसी को कोई भी दिक्कत हो बेटा लो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं सर अगर ये फर्दर रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा? एक मिनट फिर से बोल। अगर ये फर्दर मतलब रिप्रोड्यूस करेंगे तो किसका न्यूक्लियस आएगा अगली जनरेशन में? दोनों आएंगे, दोनों, बोथ विल कम। ये ऐसा है ना, नहीं होगी। जैसे मान लो ये डिवाइड करेगा, ठीक है, इसके अपने 2 ईयर है, ये डिवाइड करेगा इसके अपने ईयर, तो अब जब बनेगा तो ये जाएगा। अच्छा, इस तरीके से डिवाइड होगा। हाँ, और एक चीज और भी है इसमें विशाल ये है कि जो बायोटेक में हम चीजें तैयार करते हैं ना, ये परमानेंट नहीं होती हैं बेटा जी। जैसे मैं तो बता दिया कि ये बनते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मिले। अगर ऐसे ही मिल गया तो ऐसे भी तो हो सकता है। अभी तो फिलहाल हमारा कंसेंट्रेशन ये है कि ये सेल जब डिवाइड करे तो यही मिले, ये 2 बने, ये और ये, है ना। अगर इसमें वेरिएशन मिलता है तो हमारे लिए बेकार है फिर वो। जो तेरी बात है ना कि अगर मान लीजिए ये यही बना रहा है तो हमारे लिए बेकार हो गया फिर वो। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट में देखना पड़ेगा, ये आपको एक्सपेरिमेंट में देखना पड़ेगा कि जो हम हाइब्रिड्स एक्चुअली चाह रहे हैं वही मिल रहे हैं, कहीं वेरिएशन तो नहीं आ गया। वेरिएशन आ गया तो आपको फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो ये आर्टिफिशियल चीजें हैं जो हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं, नेचर इनको नहीं बताती। अब नेचर ने थोड़ी है टोमेटो बनाओ, हमारी सोच है ना, तो इसीलिए नेचर कभी भी इनको प्रमोट नहीं करती। नेचर इनको एक समय के बाद में रोक देती है, जैसे 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3 जनरेशन। जैसे खच्चर, सबसे बड़ी एग्जाम्पल खच्चर की है। खच्चर क्योंकि नेचर ने नहीं बनाया तो वो स्टाइल नहीं है, स्टाइल है वो। अगर नेचर बनाती तो वो कोई ना कोई तरीका जरूर देती कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है ना। तो ये सैक्रिड्स हैं, ये हमारे दिमाग की उपज हैं, लेकिन ये कई जनरेशन तक नहीं चलेंगे। हाइपोथेटिकल बात बता रहा हूं मैं तेरे को कि ये ऐसे बनने चाहिए, नहीं बने तो वैसे मैरी बाबू, ये हाइपोथेटिकल है, आना चाहिए, इट शुड कम, लेकिन नहीं है ही तो फिर हमें दोबारा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो अब इसमें पता है क्या करते हैं हम लोग? हम उसमें करते हैं कि इसको अब हम टिश्यू कल्चर का ट्रीटमेंट देते हैं। इस वाले सेल को पहले तो डेवलप कराया, अब इसको टिश्यू कल्चर से कराते हैं, तो वो ये है कि ये सेल हमेशा ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे टेक्निक्स को एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरह से कर जाए, ये मतलब कंटिन्यू हो जाए, परसी हो जाए आगे। और कोई दिक्कत इसमें? बाकी इसमें एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं, एग्जाम्पल्स आप इसको जो है नेट पे देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं दे दूंगा आपको।
इसको तो बायोटेक वाला जो हिस्सा है ना, ये तुम अपने आप एक्सप्लोर करो तो ज्यादा अच्छा है। नेट पे देखो, अब देखो जैसे ये दिखाया हुआ इन्होंने, ये इन्होंने, मैं यहाँ से दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो, ये अगर आपको दिख रही है बुक, ये पीके गुप्ता की बुक है, और इसमें इन्होंने दो पौधे लिए हुए हैं, एक निकोशियाना लॉन्ग्स डोर्टी और निकोशियाना ग्लौका। इन दो को ही मिलाना चाह रहे हैं इन्होंने, दोनों की पत्तियां निकाली और इन्होंने पीजी वगैरह डाले इसमें, और तब ये दोनों क्या बना, एक हाइब्रिड बना, और तब इसको आगे इन्होंने पौधे में विकसित किया। तो जो केमिकल था वो हमारा क्या था, वो था हमारा पीजी पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल। और ये आज की बात नहीं है विशाल, ये बहुत पुराना है, 1974, जिस साल में पैदा हुआ था तब से टेक्निक है ये देखिए, ये इस तरह से दोनों सेल्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं, ये बीच की वॉल डिसॉल्व हुई, मेम्ब्रेन डिसॉल्व हुई, अल्टीमेटली दोनों सेल्स अलग ये बन गए। और इसको देखना चाहें तो डायग्रामेटिकली इन्होंने इसको बना रखा है ना। अभी जो कॉमन सेल बना है साइब्रिड हमारा, इसमें दोनों तरह के हमारे न्यूक्लियस आ गए, काले वाले भी आ गए और गोरे वाले। ये जो भी एग्जांपल थी वो यहाँ दिखा रखे हैं, इसमें दोनों के हमारे आ गए। अब आगे हमें सिलेक्शन करनी है, इसमें आगे इसको आगे सिलेक्ट करना है कि हम इसी को आगे कंटिन्यू करते चले जाएं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं इन्होंने, जैसे निकोशियाना की इसमें दे रखी है, इसमें पिटूनिया की एग्जांपल है ना। और ये देखो, अब मैं यहाँ से फोटो खींच के, तो इसमें शायद ऑप्शन नहीं होता, मुझे नहीं लगता इसमें होता है। तो ये सारी दुनिया भर की एग्जांपल दे रखे हैं, ब्रेसिका ओलेरेसिया कैम्पेस्ट्रिस, नेपस ओलेरेसिया, नेपस इंडिग्रा, नेपस कैरिनेटा, ये सब आपस में मिला, निकोशियाना ग्लौका, निकोशियाना लॉन्गुई जो भी होता था, सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम चैपकोइंस, पता नहीं क्या नाम है, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकॉन पेरुवियनम। तो ये दुनिया भर की एग्जांपल है, मैं गिनूं तो कम से कम 15-20 से ज्यादा है, ये हमारे पास में हाइब्रिड्स की एग्जांपल है ना। और ये क्रोमोसोम नंबर है इनके जो हमको मिले हैं नए। और देखो ये इंटर स्पेसिफिक है, इंटर स्पेसिफिक मतलब कि हमने अलग अलग स्पीशीज ले रखे हैं एक ही जीनस की, लेकिन इसको कोशिश करी गई है इंटर जेनेरिक बनाने की। ये कुछ एग्जांपल नीचे दे रखे हैं इन्होंने, इंटर जेनेरिक है ये, जैसे आपका क्या है ये रेफिनस है और ये ब्रेसिका है ना। और ये क्या है आपका मोरिकेंडिया है और ब्रेसिका है। तो इस तरह से इन्होंने इंटर जेनेरिक प्रोसेस भी सोचे हैं कराने के। तो वो ये कि इमेजिनेशन बेस्ड है, और थैंक्स टू पीईजी अगर नहीं होता तो फिर कैसे करते इस काम। अच्छा, ये जो है कई जगहों पर ये काम चल रहा है इंडिया में, जैसे कि IRI है या टेरी है, दिल्ली में है ये, वहां पर ये काम करते हैं। और दुनिया भर के पौधों में कुछ तो मैंने नाम बताया आपको, ये राइस और इक्नो लोआ के बीच में भी फिलहाल लोग कोशिश में है कि हो जाए। और बस इस तरह से कई है, इसमें बहुत है। ये देखो दुनिया भर के इन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। अब मेरे ख्याल से इतना तुम लोगों के लिए सही नहीं है, क्योंकि BSc लेवल में एक थोड़ा सा तो चलो सही है, समझ में आ जाने चीजें, एक दो एग्जाम्पल दे देना अगर एग्जाम में आता है ये शॉर्ट रूट में। अदरवाइज ये बेसिकली अब देखो ये सोमेटिक हाइब्रिड से हाइब्रिड है, दुनिया भर के हैं, तो एक आध चीज कोई पकड़ के आप समझा दे, ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना है। चलो बताओ और कुछ दिक्कत हो इसमें तो। विशाल आगे सर समझ नहीं समझ तो तुझे आ ही जाएगा, कोई और दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं सर। ठीक है, ये टिश्यू कल्चर को टोटीपोटेंसी भी कहते हैं क्या सर? हाँ वही तो है, टोटीपोटेंसी तो पोटेंशियल है ना तुम्हारा, तब इसको पोटेंसी कहते हैं। सिंगल सेल को मल्टी सेल बनाने के लिए वो जो है उसे टोटीपोटेंसी कहते हैं, और उसी को हम टिश्यू कल्चर में सवाल कर लेते हैं। अब वहां पर टिश्यू कह दिया, और आप सेल भी कह सकते हो और भी कह सकते हो, एक ही चीज है, मतलब मान के चलो एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। ठीक, चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका हेयरी रूट कल्चर। अब हेयरी रूट कल्चर मैं आपको बुक से बताऊं, इसके पहले मैं आपको हल्का समझाना चाहूंगा इसको। अब है क्या इसमें बेटा लोग,
इसमें ये सबको मालूम है कि लेगुमिनस प्लांट्स में नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक। और जो नोड्यूल्स होते हैं ये करते हैं नाइट्रोजन फिक्स। ये अंडरग्राउंड है, चाहे बाकला है, मटर है, ट्राइफोलियम कुछ भी है, उसमें ये नीचे पाए जाते हैं। नोड्यूल्स में बैक्टीरिया रहता है आपका राइजोबियम। लेकिन जैसे इन पौधों में रहता है, और ये स्पेसिफिकली फैबेसी के मेंबर्स में पाए जाते हैं। फैबेसी क्या हुआ आपका, लेगुमिनोसी के मेंबर्स में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। इसी तरह से आपके गॉल्स पाए जाते हैं। ये गॉल मतलब जैसे ट्यूमर आप कह सकते हैं, ये गॉल्स पाए जाते हैं बेटा लोग पेड़ के ऊपर, ठीक। इन दोनों में फर्क है। ये बैक्टीरिया है राइजोबियम और ये बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम। और काम दोनों का क्या है, काम दोनों का होता है ये ऐसे ऐसे गॉल बनाना या ट्यूमर बनाना, चाहे जड़ों में बनाए चाहे यहां बनाए। ये एग्रोबैक्टीरियम नॉन लेगुमिनस प्लांट्स में पाया जाता है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है, लेग्यूम वाले नहीं होते, है ना। ये एग्रोबैक्टीरियम नॉर्मल बैक्टीरियम है और इस बैक्टीरियम के अंदर दो तरह का प्लाज्मिड पाया जाता है। देखो, तो नॉर्मल डीएनए होता है, सबको पता है आपको, और एक होता है इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। पढ़ चुके हैं इसको, सेकेंड ईयर वाले पढ़ चुके हैं, सिक्स्थ सेमेस्टर वाले पढ़ चुके हैं। तो इस प्लाज्मिड में ये प्लाज्मिड जो होता है बेटा लोग दो तरह का होता है। एक होता है टीआई प्लाज्मिड और एक होता है आरआई प्लाज्मिड। अब टीआई प्लाज्मिड जो होता है ये बनाता है ट्यूमर, ये जो आपको दिख रहे हैं, ठीक। और ये आरआई प्लाज्मिड क्या करता है, ये ब्रांचेस के ऊपर जड़ें जैसी चीजें बनाता है। जड़ समझते हैं ना, रूट्स, तभी इसको आर कहते हैं, रूट, आर फॉर रूट। और ये कहलाता है टी फॉर ट्यूमर, ये ट्यूमर्स। तो ये इस एग्रोबैक्टीरियम की खास बात है कि इसकी दो स्पीशीज पाई जाती हैं, एक जिसमें ट्यूमर बनाने की क्षमता होती है और एक जिसमें कि राइजोइड या रूट्स बनाने की क्षमता होती है। तो इसको हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस इन बायोटेक्नोलॉजी। देखो, हम सब ये चाहते हैं कि अगर कोई हम एंटीबायोटिक बनाते हैं और वो फॉर एग्जाम्पल 1 मिलीग्राम बन रहा है, तो हम क्या चाहते हैं वो 100 मिलीग्राम बने, क्योंकि लोगों को ज्यादा जरूरत है। ये जितना भी खेल है ये सारा मार्केट बेस्ड खेल है। हर कोई व्यापार करना चाहता है आजकल, हर कोई बायोटेक इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, उसमें दुनिया भर के एंटीबायोटिक्स बनते हैं, आपके बायोटॉक्सिन्स बनते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स और ये सब चीजें बनती हैं बेटा लोग। उसमें दुनिया भर का बहुत बड़ा खेल है, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इसमें बेस्ड हैं, फर्मेंटर्स और ये और वो। तो यही मकसद है कि अगर क्वांटिटी कम बनती है तो क्वांटिटी हमारी ज्यादा बने। तो हमारे पास अभी क्या क्षमता थी, हमारे पास अभी क्षमता ये थी तो हम चाहते क्या है कि प्रोटीन जो है क्वांटिटी में ज्यादा बने। अच्छा, ये भी ट्यूमर है, लेकिन इससे दिक्कत क्या थी, इससे दिक्कत ये थी कि ये सिर्फ लेगुमिनस प्लांट्स में पाया जाता है। और इसके साथ फायदा क्या है कि ये नॉन लेगुमिनस प्लांट्स में भी पाया जाता है। वो बात अलग है कि एक में पाया जाता है, दो में पाया जाता है, कम पौधों में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारी आती है बायोटेक्नोलॉजी। हमने इस टीए प्लाज्मिड, फॉर एग्जाम्पल टीए प्लाज्मिड लेता हूं मैं, इस टीए प्लाज्मिड का अगर हम जीन निकाल लें, क्योंकि इसके अंदर क्षमता क्या है रेप्लिकेट करने की लगातार और ट्यूमर जैसी चीज बनाने की। अगर हम इसमें फॉर एग्जाम्पल बकरी के दूध का प्रोटीन डाल दें, बकरी का दूध जैसे डेंगू में इस्तेमाल होता है, हमें क्वांटिटी ज्यादा चाहिए उसकी, तो हमने वाला निकाला और हमने डाल दिया इसमें, दोनों को मिलाकर ही बना दिया। और अब अगर ये हम इस पौधे में डालते हैं तो ये ट्यूमर बनेगा तो ट्यूमर, तो
क्योंकि ये प्लाज्मिड ऐसा कैसा ही है, और प्लाज्मिड की क्षमता ये होती है कि वो बाहर का डीएनए लेने के बाद भी रेप्लिकेट कर सकता है। इट कैन रेप्लिकेट इवन आफ्टर इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। तो अब जो ट्यूमर बनेंगे तुम्हारे इसमें, ये सारे इस प्रोटीन की क्वालिटी के भी होंगे, ठीक। तो ये कहलाता, ये हुआ टीआई का। अब यही बात आप इस पे अप्लाई कर दीजिए। अब आपको ट्यूमर नहीं मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे, जड़ें मिलेंगी, और उन जड़ के जो सेल्स हैं उनमें वही प्रोटीन होगा जो यहाँ डाला हुआ है। तो ये जो साइंटिस्ट यहाँ पर हमने काम कर रहे हैं वो ये है, पहली बात तो वही कोई रिक्वायर्ड जीन पहचानना कि जिसकी हमें जरूरत है कि भाई ये हम ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। दूसरी बात, इनको, इन जीन्स को, आरआई जीन्स को और टीआई प्लाज्मिड जीन्स को किसी ऐसे प्लांट के लिए तैयार करना जिसमें ये नॉर्मली नहीं पाए जाते। फॉर एग्जाम्पल एग्रोबैक्टीरियम जो है ये एक्स पौधे को इन्फेक्ट करता है, ठीक। तो सिर्फ एक्स से काम नहीं चलेगा। अब हम ये चाहेंगे कि ये शीशम पर भी उग जाए, ये जो है चीड़ के ऊपर भी उग जाए, ये जो है आपका पीपल के ऊपर भी उग जाए, ताकि हमको ये गॉल और ट्यूमर जो हैं ज्यादा पेड़ों में मिले, वैरायटी के पेड़ों में मिले, और प्रोटीन हमको ज्यादा क्वांटिटी में मिले। तो ये इसका मकसद है, क्या, ट्रांसफर ऑफ दीज प्लाज्मिड्स ट्यूमर इंड्यूसिंग और रूट इंड्यूसिंग इनटू अदर नॉन लेगुमिनस प्लांट्स। ये हमारे इस प्लाज्मिड का मकसद है। ये इस यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ यूज आता है कि इनको हम पहले निकालें, इनमें फॉरेन जीन इंसर्ट करें, और फिर इनमें किसी और पौधे में ट्राई करें जहां पर ये नॉर्मली नहीं होती। ये तो पेड़ है ही हमारे पास में जहाँ पे जड़ें बनती हैं और ये बनते हैं, इसके अलावा भी हम इसको कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। ये है इसकी सारी कहानी। अब तो कोई बात इसमें सर में नहीं है तो बताओ। तपन, विशाल, आशा, अदिति, अनामिका, अर्शिता, बुशरा, दीपा, हिमांशु, कन्हैया, नंदिता, नेहा, हाँ बेटे लोग, राहुल। बात बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। नोड्यूल्स तो सिर्फ पाए जाते हैं लेगुमिनस प्लांट्स में। अब हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं नॉन लेगुमिनस प्लांट्स की, और वो भी उन पौधों की बात कर रहे हैं जिनमें की एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन नहीं करता। बोलो बोलो, किसी और को कोई दिक्कत हो इसमें? आवाज आ रही है मेरी? विशाल, तपन, आवाज आ रही है? जी सर। बात समझ आ रही है? नहीं, आवाज तो आ रही है, तुम्हारी तो आनी चाहिए। हाँ है ना, कुछ तो बोलो। सर आ गया। आप चलोगे ना? यस सर। अच्छा अच्छा, चलो। ये जो गॉल्स कहलाते हैं इनको हम बोलते हैं क्राउन गॉल। ये कहलाते हैं क्राउन गॉल्स, और बेसिकली जो है ये बीमारी है। ये मैंने कहा ना, हम लोग बीमारी को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम इन क्राउन गॉल्स को, जो बीमारी थे, उनको हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज, ये जो पौधों में पाई जाती है। और जो ये वाली होती है दूसरी, जो जड़ बनाती है, इसे बोलते हैं हेयरी रूट डिजीज। हेयरी मतलब बाल, रूट डिजीज, क्राउन गॉल डिजीज और हेयरी रूट डिजीज। ये चीज आपने पढ़ी। टीआई मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग, और आरआई मतलब कि रूट इंड्यूसिंग। ये रूट बनाता है, ये वो बनाता है। तो ये बात तो ये हुई। अच्छा, अब इस प्लाज्मिड की अगर हम बात करें, किसी भी प्लाज्मिड की, जैसे टीआई की हम बात करते हैं, तो ये देखा इन्होंने, साइंटिस्ट ने देखा कि इसके अंदर 4 तरह के रीजन्स पाए जाते हैं। रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी और रीजन डी। जो प्लाज्मिड है ना छोटे छोटे, इन प्लाज्मिड्स के देयर आर 4 मेन रीजन्स। सबसे पहले ए रीजन आता है जो क्या काम करता है, ट्यूमर बनाने का काम करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूमर इंडक्शन, फॉर मेकिंग ट्यूमर, है ना। अच्छा, रीजन बी की अगर हम बात करें तो ये जो था छोटा वाला हिस्सा, ये करता है इस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन को। इट रेप्लिकेट्स
कोरोना के हैं, मान लीजिए 2 तरह के स्ट्रेन है, एक स्ट्रांग वाला है, एक कमजोर वाला है। तो जो स्ट्रांग वाला है उसे कहेंगे वायरुलेंट और जो कमजोर वाला है उसे कहेंगे नॉन वायरुलेंट। तो इस तरह से इसमें 4 रीजन्स होते हैं। और इसको जो वायरुलेंस वाला होता है ये बड़ा खतरनाक होता है बेटा लोग। इसमें इसको कहते हैं विर रीजन। विर मतलब कि वायरुलेंस वाला रीजन। मैं आपको इसको दिखा सकता हूँ बुक में से। ये देखिए ये इसमें जो है, ये इसमें इसका नाम है प्लाज्मिड TIC58 और इसमें अलग अलग रीजन दिए हुए हैं। ये देखिए ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ऑन्कोजेनेसिटी मतलब ट्यूमर इंड्यूस करने का है, ये वायरुलेंस वाला है, ये क्या है प्लाज्मिड कंजुगेशन का रीजन है। तो ये असलियत में तो यही है ना। इसको मैं फोटो खींच के आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक, हाँ। अब इसमें जो ये बात आती है कि ये गॉल्स कैसे बनते हैं, तो इसमें एक आता है कंसेप्ट इसमें कि इसमें जो टीडीएनए है हमारा, इसके अंदर 2 तरह के मतलब ये कुछ तरह के रीजन पाए जाते हैं, जैसे कि ऑन्क रीजन। अब ऑन्क रीजन अगर आपको जूलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा हो तो ये करते हैं ऑन्कोजीन्स कहलाते हैं बेटा जी। ऑन्कोजीन्स, दीज आर नोन एज ऑन्कोजीन्स। ये वो जीन्स होते हैं जो ट्यूमर बनाते हैं हम लोगों में भी, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, ऑन्क रीजन कहलाते हैं। और ऑन्क रीजन कैसे बने ये कुछ ग्रोथ हार्मोन्स की सिंथेसिस करते हैं, जैसे कि आपका ऑक्सिन्स, जैसे इंडोलेस्टिक एसिड हो गया या कुछ साइटोकाइनिन हो गए। ये क्या है, सारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो ट्यूमर को बनाने का काम करते हैं। ठीक, और इसमें ही कुछ और रीजन्स होते हैं टीडीएनए में हमारे, जिसको ओएस जीन बोलते हैं। अब ओएस जीन क्या करते हैं, ये कुछ अलग तरह के केमिकल्स, मतलब कुछ अनयूजुअल जिसे कहना चाहिए, अनयूजुअल अमीनो एसिड जैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जिन्हें हम कहते हैं ओपाइन, तो ये नोपानाइन और ऑक्टोपाइन इस तरह के जो हैं ये केमिकल्स बनाते हैं। तो इस तरह से इसमें कुछ रीजन्स होते हैं ये टीआई और आरआई प्लाज्मिड्स में। इसमें बाकी तो ऐसा बहुत कुछ है, फिर इसमें बताने को तो नहीं, इतना नहीं बताऊंगा इसमें आपको। अब तो कोई दिक्कत इसमें बेटा लोग? नो सर। नहीं, चलो अच्छा। अब ये तो हमारी छोटी छोटी बेसिक सी बातें हुई। अब मकसद जो मैं बता रहा था आपको वही है इसमें हमारा। हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना है इसको हम और प्लांट की चीजों से इस्तेमाल के साथ में यूज करें। जैसे कि इनके साथ आप प्रोटोप्लास्ट डाल दें, कैलस डाल दें, या सेल के क्लम्प्स होते हैं, है ना, उनमें डाल दें, एपिडर्मल सेल ले लें, जहां पर कि ये ट्रांसफर हो जाए। और पौधों के, ये तो आपने पौधा ए बताया है ना, हम और पौधों की बात कर रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं कि भाई अच्छा करना कैसे होता है, सिंपल होता है, हल्का सा जख्म लगाते हैं और ताकि ये जो है फिर इन्फेक्शन करके उसके अंदर एब्डोबैक्टीरियम जा सके। अगर पेड़ की बैरियर सिस्टम अच्छी है, जैसे एपिडर्मिस सही सलामत है कुछ है, तो उसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं जा सकता। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसको हल्का सा चीरा लगाना होता है ऊपर से पेड़ में, ताकि इन्फेक्शन उसमें हो सके। ठीक, ये है इसमें सारा कुछ खेल। तो ये हमारे टीआई और आरआई प्लाज्मिड की विशेषताएं हैं। देखो मैं फिर आगे चलूं, नहीं तो अगर ये सब क्लियर है तो बेटा लो। चले आगे। यस सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट भी है। जितना आज कवर हो पाएगा मैं आज कराता हूँ, बाकी फिर तब देखेंगे।
कल या परसों जब ये मौका लगेगा ओके तब देखते हैं। इसका ये है हमारा बायो फर्टिलाइजर्स, और इसकी धूम मची हुई है आजकल बायो फर्टिलाइजर्स की, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर से तो हमारी धरती जो है बंजर हो चुकी। हम लोगों ने बहुत इस्तेमाल करे हैं, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम पे स्वामीनाथन ने जितना सत्यानाश मरवाया देश का, उतना शायद ही कोई मरवाए। यूरिया डालो, एनपीके डालो, यूरिया डालो, सारे खेत जो है वो बंजर हो गए। बायो फर्टिलाइजर्स की थीम जो है ये विदेशों से आई है। जैसे गाय का गोबर तो पहले हमारे यहाँ डलता था और सही डलता था वो, लेकिन जब से ये आए बाहर के यूरिया और ये यूरिया, तब से जो वो बंद कर दिए लोगों ने और वो केमिकल डालने शुरू कर दिए। बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है व्हेन वी आर यूजिंग बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स, और या तो हम ऐसा है ना, आइदर वी आर यूजिंग बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स या माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स। किसके वाला माइक्रोबियल इनोकुलेंट किसके डालेंगे हम? बैक्टीरिया ले लीजिए, एल्गी ले लीजिए, फंजाई ले लीजिए, या हम इसमें कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, जैसे एल्गी फंजाई दोनों मिक्स ले लिया हमने, है ना, विच में हेल्प इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको बोलते हैं हम बायो फर्टिलाइजर। मैं दोबारा आई एम रिपीटिंग अगेन, ये बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं या माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स हैं, बैक्टीरिया के, एल्गी के, फंजाई के, या कॉम्बिनेशन में, विच इंक्रीजेस द नाइट्रोजन फिक्सेशन या विच में हेल्प इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसमें बायो फर्टिलाइजर्स हमारे कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता ही है, राइजोबियम है हमारा, है ना, ये हमारे एसिम्बायोटिक हो सकते हैं, मतलब सिम्बायोसिस में नहीं रहते लेकिन होते हैं एसिम्बायोटिक, जैसे कि एस्टोबैक्टर, एंजियोस्पाइरिलम, ये हमारे एल्गी के हो सकते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं सब लोग फर्स्ट ईयर में, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, बीजीए एजुला के साथ मिलकर, है ना, ब्लू ग्रीन इसमें मिला था एजुला में, ठीक। और कुछ बैक्टीरिया होता है ना, है बेटा किसमें? ब्लू ग्रीन एल्गी तो शायद बैक्टीरिया होता है ना, साइनोबैक्टीरिया। सही होगा ना, साइनोबैक्टीरिया तो कहते हैं उसको, है तो वैसे साइनोफाइसी का मेंबर वो। एल्गी में याद है तेरे को नॉस्टॉक पढ़ाया था, नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑस्लिटोरिया, याद आए? हाँ, तो ये तो एल्गी थे हमारे, लेकिन अब जब शुरू में जब खोजने शुरू हुए तो साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया कि भाई इनको हम कौन सी कैटेगरी में रखें, लेकिन फिर उनके पिगमेंट और वो सब कई बेसिस पर ये फाइनल हुआ कि इनको आप एल्गी में रखिए, तो उसको फिर हमने एक अलग बना दिया उसमें, साइनोफाइसी। तो इस तरह से वो है उसमें साइनोफाइसी, है ना। तो एल्गी में ब्लू ग्रीन पढ़ी रखे तुम लोगों ने, नॉस्टॉक, एनाबीनिया, ऑस्लिटोरिया, ये सब तो नेचुरल है, यही पाए जाते हैं, धान के खेतों में खूब मिल जाते हैं। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया ले सकते हैं, वो कैसे, जैसे कि फॉस्फेट को स्टेबलाइज करने वाले हैं। और क्या हो सकता है, ये भी पढ़ा हुआ है आपने, माइकोरिजा। माइकोरिजा क्या होते हैं? ये वो फंगस होते हैं जो कि बड़े प्लांट्स की जड़ों के साथ में एसोसिएटेड पाए जाते हैं। हाँ गुड। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी ले सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो वही हुआ आपके, जैसे गाय का गोबर ले लिया, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो इसके मकसद वही थे बेटा जी। पहली बात तो इनके इस्तेमाल से प्रोडक्टिविटी बढ़े। बायो फर्टिलाइजर्स का मकसद वही, बायो फर्टिलाइजर पहला है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। और दूसरी बात, नो यूज ऑफ केमिकल्स, आप केमिकल का इस्तेमाल ना करें। केमिकल इस्तेमाल हो गया तो हर घर में, जैसे कहते हैं पंजाब को कैंसर एक्सप्रेस कहते हैं, इसी वजह से। क्यों? हर घर में वहां कैंसर के पेशेंट्स मिल जाएंगे आप। हालांकि लोग बचे कितने हैं अब, अधिकतर सब लोग बाहर चले गए, लेकिन जो है वो अधिकतर जो है बीमारी, है ना। और इसमें एक बार का खर्चा आता है बायो फर्टिलाइजर का प्लांट लगाने में, उसके बाद वो स्वतः ही चलता रहता है। आप में से भी अगर इसके पास में बजट हो तो बायो फर्टिलाइजर का आप लगा सकते हैं, है ना। और दुनिया भर के आजकल तो लोगों को वैसे भी गार्डनिंग का इतना शौक हो गया है, लोग घरों में लाते हैं खरीद के खाद लाते हैं, वो सब बायोलॉजिकल खाद होती है।
वर्मी वर्मी कल्चर या इनसे बनती है, वर्मी कंपोस्ट। पर घर में भी बनाते हैं वो, जो गवर्नमेंट से देती है, बेस्ट होती है वो। और मैं तो और भी अच्छे तरीके से बनाता हूँ। मैं तो सिर्फ चाय पत्ती लेता हूँ। जो चाय में बनती है उसे धो लिया मैंने और डब्बे में इकट्ठी कर देता हूँ और लास्ट में उसको मैं पौधों में डाल देता हूँ। उससे बढ़िया खाद तो मैंने नहीं सुना होती है कोई। बाकी जो सब्जी का छिलका हो गया, बचे हुए इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, उनको आप एक गड्ढे में करके मट्टी भर के उसको रख दीजिए, 1-2 महीने में अपने आप खाद बन जाती है। सबसे बढ़िया खाद रहती है। ऐसे जो है ये हुआ। और इसी बात को महत्व में रखते हुए भारत में ये हुआ था 6 5 ईयर प्लान जब हिंदुस्तान में बना था, तो उसमें एक प्रोजेक्ट बनाया गया। उसमें था नेशनल प्रोजेक्ट ऑन डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। और इसमें जो है, इसके तहत उस समय 40 सेंटर्स जो है वो बनाए गए थे जगह जगह पर। और इसमें क्या बनते थे, ये राइजोबिया बनते थे उस समय। और आज की तारीख तो खैर बहुत तरह के हैं। देखिए इसमें कुछ दिए हुए इन्होंने बुक में, मैं आपको सेंटर्स दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर यूपी गाजियाबाद में है, रीजनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर हिसार हरियाणा। तो इस तरह से ये एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा और कई जगहों पर ये बने हुए हैं। और सही है ये आप जैसे कभी मौका लगे, आपके कुछ जानने वाला भी हो, तो आप विजिट जरूर करके आओ वहां पर। विजिट करने से आपको बहुत सारी चीजें नहीं मालूम चलेगी। अब लास्ट ईयर में हो, इसके आगे अब तुमने एमएससी करनी है या कहीं जॉब के लिए जाओगे, तो बहुत जरूरी है इसको जानकारी होना ना। चलिए अब हम हल्का सा, इससे ज्यादा तो क्या पढ़ाऊंगा इसमें मैं आपको, क्योंकि ये आप जानते हैं पहले से। ये है राइजोबिया। राइजोबिया के बारे में माइक्रोबायोलॉजी में आपको अंदाजा है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में रिजाइड करते हैं। और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाए जाते हैं, किससे, लेगुमिनस प्लांट्स में, है ना। तो इसमें क्या फायदा है, एक तो ये सिर्फ पौधे को ही नाइट्रोजन नहीं देते हैं, ये जमीन में भी नाइट्रोजन को छोड़ते हैं, इसलिए इनका तो बहुत तरह से फायदा है। और ये नेचुरल पाए जाते हैं। जैसे आपके खेत में मान ली खेत खाली पड़ा है, तो आप देखेंगे उसमें अपने आप ही नाइट्रोजन वो लग गया, ट्राइफोलियम लग गया, पीले पीले फूल आते हैं, वो अपने आप लग गया। तो ये क्या है, ये अपने आप नेचुरल है, होते रहते हैं, ये बहुत फायदा करते हैं। और राइजोबिया की कम से कम 5-6 स्पीशीज इंडिया में पाई जाती हैं। इन्होंने 7 बताई हैं, जैसे लेगमिनोसोरम, मेलिलोटाई, ट्राइफोलाई, फेसुलाई, ल्यूप्लिनी, जपोनिकम, ये जो है स्पीशीज इंडिया में पाई जाती है ना। और ये देखो, ये अलग अलग स्टेट्स का उन्होंने दिया हुआ है, जैसे कर्नाटका है, तमिलनाडु है, तो ये कितना टन राइजोबियम बनाती है। ठीक। अच्छा, राइजोबियम को आप ऐसे ही नहीं डाल सकते हैं। ये नहीं कि आपने राइजोबियम हाथ में उठा लिया और आपने खेतों में डाल दिए, नहीं। राइजोबियम को डालने के हमारे पास कई तरीके अवेलेबल हैं। जैसे सबसे बड़ी तरीका होता है हमारे पास खाद, जो खाद या फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक होती है, गोबर के खाद होते हैं, उसमें राइजोबियम के सीड्स, राइजोबियम सीड्स का मतलब मेरा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया को मिला दिया जाता है, उसको कल्चर करा जाता है उसमें। और दूसरा तरीका ये होता है, जो हमारे पास ऑप्शन है, हम बीजों को कोटिंग कर सकते हैं, किसकी, राइजोबियम की। जो बीज आते हैं ना आपके, उनकी भी कोटिंग करी जा सकती है। ये सब इसमें यहाँ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी आ रही है हमारी पूरी। तो खाद में आपने मिलाया इसको, और खाद आपसे किसान खरीदेंगे, जब उस खाद को डालेंगे, वो गोबर को डालेंगे, तो उसमें अपने आप राइजोबियम चला जाएगा। और सीड का मैंने आपको बताया, हाँ देखिए इन्होंने दिए हुए हैं, सीड कोटिंग बताया मैंने आपको। तो ये गम अरेबिक होती है, उसमें राइजोबियम होते हैं, उसके साथ मिलाकर इसको बीजों के ऊपर लपेट दिया जाता है। इन्हें बोलते हैं हम लोग प्री कोटेड सीड्स। और इसमें कई बार 5% कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज की हम कोटिंग करते हैं, उसमें क्या मिला होता है, राइजोबियम मिला हुआ होता है। या फिर इसमें क्या करते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड मिला देते हैं। पॉलीएक्रिलामाइड होती है जिसमें राइजोबियम होते हैं। और इसकी तरह से हम जो है ये लाइपो समझते होंगे आप, ये फैट में राइजोबियम को मिक्स करके तब बीजों पे लगा सकते हैं। राइजोबियम के पेस्ट अवेलेबल होते हैं, राइजोबियम के पेस्ट भी आते हैं, जैसे जेल में मिला दिया आपने और आप उसमें डाल दिए,
वो कर सकते हैं आप। अच्छा, ग्रेनुलर सॉइल लो, ये भी अवेलेबल है। ग्रेनुलर सॉइल मतलब कि आप मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी लिया आपने और उसमें क्या करा आपने, राइजोबियम के कल्चर डाल दिए, तो वो आपसे ले सकते हैं लोग। और बाकी पीट तो है ही, ये पीट आप देखिए आज भी आप, आज तो खैर पूरे हिंदुस्तान ही बंद हो रखा है, ये पीट जो है खाद होती है, अगर आप चाहें तो बाजार में जाकर देख सकते हैं इसको, इसमें इसको मिला सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये हम कई तरीके हैं राइजोबियम को अपने इसमें डालने के। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये लॉन्ग आंसर तो मुझे नहीं लगता आएगा, लेकिन एज ए शॉर्ट नोट में तुम्हारे आ सकता है। तो इसलिए जो है इसको टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लो। नोट्स में तुम्हें इसके, मुझे लग रहा है मैंने ये कॉलेज की वेबसाइट में डाले हुए हैं, बायोटेक्नोलॉजी का अधिकतर पोर्शन मैंने डाला हुआ है, तुम लोग कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर एक बार देख सकते हो। वहां पे अगर नहीं मिले तब मुझे तुम ग्रुप में डालना कि सर हम उसके नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं। आज अगर कर सको तो ये काम कर लेना बेटा, लो इसको जो है चेक कर लो कॉलेज की वेबसाइट में। मेरे ख्याल से मैंने बायो फर्टिलाइजर का पूरा उसमें स्कैन करके भेजा मैं नोट्स, उनको चाहो तो उतार लो और अगर घर में प्रिंटर है तो उसे प्रिंट निकाल। और विशाल इसके अलावा कोई और दिक्कत? नो सर। इसमें अब आगे चलते हैं हम लोग और थोड़ा देखते हैं। हाँ, ये देखते हैं एसिम्बायोटिक नाइट्रोफिक्सर की ये बात करी थी आपसे मैंने, यानी एस्ट्रोबैक्टर। तो इसमें भी हम ये करते हैं बेटा लोग कि इन स्ट्रेस को भी हम आपके मैन्योर के साथ में मिलाते हैं और इसे बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर, जो फार्म्स में नॉर्मली इस्तेमाल कर जाते हैं इसलिए उसको फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं। उसके साथ हम इसको एजिटोबैक्टर वगैरह को मिला देते हैं। और हाँ, और ये देखिए तीसरा था हमारा एल्गी। एल्गी जैसे आपका था नॉस्टॉक, एनाबिना, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है, मैं इसे दिखा देता हूँ आपको। एनाबिना है, नॉस्टॉक है, प्लेप्टोनिमा है, ओलोसिरा है, ऑस्ट्रोटोरिया, टोलिपोट्रिक्स, ऐसे कितने थे, अधिकतर मानिए आप ब्लूम एल्गी के मेंबर्स जो होते हैं वो सारे ही नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और इनका भी वही तरीका होता है कि हम इनको जो है फ्लेक्स बनाते हैं। अब फ्लेक्स कैसे बनाते हैं मैं आपको बता सकता हूँ इसको। जैसे आपने ली ये स्टील की या प्लास्टिक की या लोहे की ऐसे प्लेट्स आती हैं, है ना, इसके अंदर आपने इसको पानी भरना है और इसमें कल्चर कराना है आपने एल्गी को, जैसे नॉस्टॉक डाल दिया। तो इस तरह की बड़ी बड़ी ट्रेज होती हैं ये, इन ट्रेज में हम इसको कल्चर कराते हैं। जब ग्रो हो जाता है, ठीक से हो जाता है, तो हम इसको सुखा लेते हैं, ये पाउडर बन जाता है ना। और इस पाउडर से तब हम इस पाउडर को मिलाते हैं, तब हम इसमें मट्टी में मिला दें या सीड्स के ऊपर लपेट दें, तो इस तरह से हम तब इसको करते हैं। तो ऐसे फ्लेक्स बनाते हैं इसमें, इसको पहले कल्चर करते हैं और फिर सुखाकर उसका फ्लेक, जैसे पपड़ी बोलते हैं, पपड़ियां बन जाती हैं, पपड़ी उसे हम पाउडर बना लेते हैं और पाउडर को फिर हम अब कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नॉर्मल है, ये वैसे भी तुम्हारे राइस के फील्ड से तो नॉस्टॉक में वैसे मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम ब्लूमी एल्गी को नॉर्मली एजोला के साथ में सप्लाई करते हैं। और एजोला ये मैंने कॉलेज में लगा रखा है पॉन्ड में, आपने देखा हो, सबसे छोटा टेरिडोफाइट होता है, ये छोटा सा था बिल्कुल,
और इसमें नॉर्मल रहता है ये, लेकिन इसमें पाया जाता है। तो इस तरह से ये है अपना थायोबैसिलस। हाँ, अच्छा, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो फॉस्फेट को सॉल्युबलाइज करते हैं उसमें, जैसे थायोबैसिलस है, बैसिलस है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जैसे कि स्यूडोमोनास हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं मिक्स करके। मैंने कहा आपसे कि यहाँ पर आप इन बायो फर्टिलाइजर्स को अकेले भी ले सकते हैं और आप इनको आपस में मिक्स करके भी ले सकते हैं, अलग अलग कंसेंट्रेशंस में, अलग अलग प्रोपोर्शंस में। अच्छा, एक आता है इसमें फिर माइकोरिजा। माइकोरिजा नॉर्मली आपने पढ़ा है पाइनस में, जब फर्स्ट ईयर में थे आप लोग, तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि पाइनस की रूट्स के ऊपर माइकोरिजल एसोसिएशंस पाई जाती हैं। अब माइको मतलब फंगस, रिजा माने की जड़। अब ये क्या करते हैं, ये पौधे को देते हैं मॉइस्चर, है ना, और पौधा इनको देता है रहने की जगह। ये माइकोरिजा बेटा लोग दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जिसे बोलते हैं एक्टोमाइकोरिजा और एक होते हैं जिसे बोलते हैं एंडोमाइकोरिजा। एक्टो तो वो होता है जो जड़ के ऊपर आपको दिखता है रोमा रोमा सा, और एंडो वो होता है जो सेल्स के अंदर, मतलब जड़ के अंदर पाया जाता है। और सिर्फ एक चीड़ के बारे में तो आपने पढ़ा है, लेकिन उसके अलावा ये आप में से जो पहाड़ के बच्चे होंगे वो जानते होंगे, बांज एक पेड़ होता है वहां पे, बांज, बांज की जड़ों में पाया जाता है, यूकेलिप्टस में पाया जाता है। और इनका सिर्फ मकसद नमी देना नहीं होता बेटा लोग, ये वातावरण से नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, पोटेशियम को, यहाँ तक कि कैल्शियम जैसे मिनरल्स तक को एब्जॉर्ब करती है, उन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है और फिर उनको पौधे को सप्लाई करती है। तो ये कहने को तो फंगस है, लेकिन पौधे के कई काम करती है ये। तो इस तरह से ये, और सबसे बड़ा इसमें जो है ये यूएसए में है, वहां को भी काम हो रहा है इसमें। और इसमें फंगल स्ट्रेन जो है एस्ट्रोबैक्टर, एस्परजिलस, एंजियोस्पाइरलम, बेलिनिया और ग्लोमस, ये क्या है, ये एंडोमाइकोरिजा हैं। ये कुछ स्पीशीज हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बचा आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो बेटा वही है आपका जो अभी हमसे एक गुड़िया कह रही थी कि हम घर में बना लेते हैं, वही आपका क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। बेस्ट तो मेरे ख्याल से वही है। सब्जी का छिलका हुआ वो आपने डाल दिया, बच्चे कुछ बीज हुए वो आपने डाल दिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अपनी चाय की पत्ती, वो ले ली। हर्बल टी आप लोग बनाते हैं, उसके पत्ते ले लिए। तो ये सब क्या है, ये सब वही है। इनको आप गड्ढा खोदिए, उसमें भर दीजिए, जब करीब 1 फीट का हो जाए तो उसमें एक मट्टी की परत लगा दीजिए, फिर ऊपर इकट्ठे कर लिए, तो करीब करीब इसको 3-4 महीने में ये अपनी खाद तैयार हो जाती है और बेस्ट खाद रहती है। तो बाजार से तो आप ये खरीद दो, और क्या खरीद दो, बाजार से भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के नाम पर ये सब चीजें आती हैं, तो हम इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अर्बन वेस्ट है जो मतलब शहरों का है, और एक रूरल वेस्ट होता है जो गांव के रहते हैं। शहरों में थोड़ा दिक्कतें ज्यादा है क्योंकि जगह है ही नहीं लगाने के लिए। मैं तो बल्कि आजकल एक काम और कर रहा हूँ, मैं तो अंडे होते हैं, अंडे खाए जैसे, तो अंडों को जो छिलका होता है उनको क्रश करके मैं आजकल मिट्टी में मिला देता हूँ, पौधों की जड़ों में। क्योंकि मैंने किसी उसमें देखा था यूट्यूब में कि ये भी बहुत अच्छा वो है, फर्टिलाइजर है। और शेल तो है ही, वो शेल में कैल्शियम तो है, कैल्शियम फास्फोरस तो है ही, तो पौधों को मिलेगा भी, साथ में पत्तियों की भी डाल देता हूँ। तो मैं अब कई तरह से देख रहा हूँ। कई बार तो ये भी करते हैं लोग कि पत्तियों को ही काट के, जैसे जो पुरानी पत्तियां हो जाती हैं उन्हें काट कर उन्हें छोटा छोटा पीस करा और वहीं नीचे जड़ में मिला दिया। तो ये सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ही यहाँ पे, और इनको इस्तेमाल करो जितना कर सकते हो। गाय भैंस का गोबर जितना हो उतना आप इस्तेमाल करें। यूरिया वगैरह इसलिए लोग करते हैं क्योंकि रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं, है ना, लेकिन साइड इफेक्ट क्या है उसके कि आपको कैंसर या इस तरह की बीमारियां हो सकती। तो बेटा लोग, मेरे तो आज का ये 3 टॉपिक थे, मैंने आपको बताया। एक तो बायो फर्टिलाइजर था हमारा, एक एरी रूट था, और एक था हमारा सोमेटिक फ्यूजन। मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। कोई भी दिक्कत हो आप नोट कर लीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिएगा, वहीं पे उसका कोशिश करेंगे निदान हो जाए। सोमेटिक फ्यूजन हमने क्या देखा था कि जब 2 सेल्स को आपस में फ्यूज किया जाए, जिससे उनके न्यूक्लियस नहीं फ्यूज होते हैं, सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं, इसको बोलते हैं साइब्रिड, है ना।
हाइब्रिड या सोमेटिक सेल फ्यूजन कहते हैं इसको। और इसमें यह है कि जो पौधा बनेगा उसमें दोनों पेड़ की क्वालिटीज आनी चाहिए अलग अलग। दूसरा हमने क्या देखा था, हेयरी रूट डेवलपमेंट। हेयरी रूट डिजीज होती है बेसिकली जो एग्रोबैक्टीरियम की वजह से होती है, और एग्रोबैक्टीरियम जो होता है ये दो तरह का असर दिखाता है, एक होता है ट्यूमर और एक होता है जड़। और ट्यूमर में टीआई प्लाज्मिड और जड़ वाले में आरआई प्लाज्मिड होता है। और कोशिश वैज्ञानिकों की ये रहती है कि हम इनको उन पौधों में ट्रांसफर कर सकें जिनमें कि ये जीन नहीं है, और हम उसे जो रिक्वायर्ड जीन है, जो रिक्वायर्ड प्रोटीन आप चाहते हैं उसको हम ज्यादा कॉपी में ले सकें। तीसरा हमारा टॉपिक था आज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। ये आज का ट्रेंड है आज के जमाने में, क्योंकि खेत तो होते आ रहे हैं कम, अगर उसमें भी हम केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे तो हमारी सेहत का तो फिर बैंड बाजा बजेगा ही बजेगा। तो इसलिए कोशिश ये है कि एल्गी, फंजाई या बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके हम खाद बनाएं। और ये नेचुरल थे, पहले इन्हीं से ही होता था। पहले कोई थोड़ा यूरिया बनाता था, पहले तो सब गाय का गोबर और इसे भी डालते थे, और पहले भी लोग जीते ही थे, है ना। आज हम लोगों ने जो है विकास के नाम पे और इन चीजों के नाम पे जो है सब सत्यानाश मार दिया है। अब 5G का कह रहे हैं, 5G आ रहा है, 5G आ गया तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। 5G का असर भी इंसानों पर बहुत बुरा पड़ रहा है। अभी हो सकता है कोरोना से तो कोरोना से तो मरने का रेट नहीं है, लेकिन ये जितना आप ये रेडिएशंस बढ़ा रहे हैं उतना आपको खतरा बढ़ता जा रहा है। और ये बात अगर आप लोग नहीं कहोगे, समझोगे, तो फिर कोई फायदा नहीं है। आपको तो अभी पूरी जिंदगी अपनी निकालनी है, अभी शुरू ही है जिंदगी आपकी। तो आप लोग जब तक इन बातों को नहीं उठाओगे, भाई हमें हाई स्पीड नहीं चाहिए। हमने वो टाइम भी देखा हुआ है जब हम लोग पता नहीं था कि नेट होता क्या है। फिर वो समय आया जब हम लोग डोंगल ये सारी चीजें आने लगी। और आज के समय में तो ये है कि आप पहले 3G था, अब 4G कर लिया, अब 5G कर लिया, फिर कहेंगे 6G करेंगे। कितना करोगे, कितना प्रकृति से खिलवाड़ करोगे आप। अब ये बात सच है कि चिड़िया मर रही है तो 5G के एक्सपेरिमेंट से ही मर रही है वो, तो इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। तो इसलिए देख लो बेटा, लोग कहने वाले आप ही लोग हो, आप ही अभी दिक्कतें जो हैं सबको उठाओगे और रोकोगे गलत चीज होने से ना। तो ये मेरे 3 टॉपिक मैंने करा दिए आज। ये एक्चुअली लेक्चर कॉमन है बेटा 2nd और 6th सेमेस्टर का। मुझे अभी क्लियर नहीं है कि 2nd ईयर में बायोटेक्नोलॉजी क्यों है। ये इसलिए होगा क्योंकि 6th सेमेस्टर में अब नहीं रहेगा, इसलिए इनके में डाल दिया होगा। बाकी 2nd ईयर का जो सिलेबस है उसको तो मैं बांध दूंगा। फिलहाल लेक्चर इसलिए मैं साथ में ले रहा हूँ दोनों के, क्योंकि ये चीज वो पढ़ेंगे। तो अभी भी उनके कंसेप्ट क्लियर है तो बुरी बात क्या है इसमें। किसी को दिक्कत? विशाल, रानी, साक्षी? नो सर। मैं लेक्चर बंद करूं फिर? ओके सर। सब लोग अटेंडेंस देते हैं और हैव अ नाइस एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच सर। हमारे सब तुमको प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इन्हीं भी और प्यार। माइक खुला है। मतलब राहुल स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर देना उसको ग्रुप में। हेलो तपन। हाँ बड़ा पढ़ लिया तुम्हें। सही है बहुत बढ़िया बात। कितना पढ़ लिया? बुक ले ली तपन? बुके तो ले लिए। किससे ली? लोगों से, इंसानों से। क्लास का लग रहा है। हाँ तो ये X वाला है ना। और राहुल हाँ